स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम 17th ग्रुप यानी जो फ्लोरीन फैमिली है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, अब थोड़ी सी ही बची है ये, देन उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम फाइनली 17th ग्रुप के ऊपर पहुंच चुके हैं। फ्लोरीन फैमिली को 17th ग्रुप एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ्लोरीन फैमिली है ये 17th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहती है। फ्लोरीन फैमिली को ही एक अल्टरनेटिव नाम हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेलोजेंस के नाम से। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सोल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोजन। तो फ्लोरीन फैमिली जो है 17th ग्रुप जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन के नाम से जाना जाता है। और ये सोल्ट फॉर्मिंग है, देखिए किस तरीके से। फॉर एग्जांपल NaCl, हाउस होल्ड में जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, किचन में जो सॉल्ट यूज करते हैं वो क्या होता है? NaCl। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। और ये किस फैमिली का मेंबर है? हेलोजन फैमिली का मेंबर है। तो सॉल्ट फॉर्म कर दिया। इसी तरीके से NaBr, KBr एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली आप अदर एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे क्लोराइड फॉर्म के अंदर वो सारे हैलाइड्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से इसे सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसी की वजह से इसका नाम हेलोजन पड़ा था। ओके, देखिए हेलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। टोटल 5 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से जो एसिटाइन है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, जिस वजह से इसकी जो स्टडी है वो बहुत ही कम की गई है। स्टडी जो है वो ज़्यादा नहीं की गई, बहुत ही कम अमाउंट में स्टडीज की गई हैं। बाकी जो एलिमेंट है इसके बारे में काफ़ी स्टडी की गई है। जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, जबकि एसिटाइन है ये रेडियो एक्टिव है, इस वजह से इसकी स्टडी कम की गई है, ये कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो हेलोजन फैमिली है इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2Np5। क्या रहेगा? NS2Np5, वेयर N की जो वैल्यू है ये 2 से लेके 7 तक मूव ऑन कर सकती है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 के लिए हम यहाँ लिख के देखते हैं 1s2 2s2 2p5। देखिए टोटल 9 हो गए, 5 और 2 7 और 2 9। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ऑक्टेट कंप्लीशन से जस्ट पहले ये एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रेजेंट रहता है। डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव करेंगे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो चेंज होती चली जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका जो फ्लोरीन फैमिली है इसके बारे में थोड़ा सा जो हमने बेसिक डिस्कस किया है वो। अब हम बात करते हैं इसकी, एक बार मैं रब कर देती हूँ, फिर एक साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको एक साथ में ही हम स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने समराइज की हैं, इन्हीं को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है एटॉमिक साइज। तो आपको पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा जो साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है। टोटल ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 18 है और ये 17 नंबर के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मिलेगा। डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो साइज हमेशा इंक्रीज होता है, ये सेम अपने सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन एसिटाइन की तरफ मूव करेंगे साइज बढ़ता चला जाएगा। रीज़न आपको पिछले 2 ग्रुप की जब स्टडी करवाई गई थी उस टाइम पे मैंने बार बार बताया है, वो ही रीज़न सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। ठीक है, उसके लिए जितने अमाउंट में एनर्जी देंगे वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी।
तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है ये। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इन्हें, अगर हम फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वहां पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंडली, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ती है क्योंकि साइड जो है वो कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, स्मॉल होता चला जाता है, और दूसरा जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका वो बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो। और डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी हाई रहती है, इतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। होनी तो चाहिए, देखने से तो ये लगेगा कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इन एंड जो आपके हैलोजन फैमिली है इनके एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा रहती है। तो फ्लोरीन जो है इसके टॉप मोस्ट पे प्रेजेंट रहता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी स्लाइट कम रहती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, वो क्लोरीन की होगी, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन की रहेगी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर रहती है फ्लोरीन की, और कितनी रहती है 4.0। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो फ्लोरीन होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर होती ही फ्लोरीन की है। स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। अब बात करेंगे एटोमिसिटी की, तो ये डाया एटोमिक नेचर का होता है। डाया एटोमिक नेचर यानी ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, F2 Cl2 Br2 I2 इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अगर ये किसी के भी साथ एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं तो उस टाइम पे उन दोनों ही एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये डायटोमिक फॉर्म के अंदर रहना पसंद करते हैं। इसके बाद बात आती है फिजिकल स्टेट की। तो स्टार्टिंग के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन रहता है लिक्विड स्टेट में और आयोडीन रहता है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर इनकी फिजिकल स्टेट इस तरीके से प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बता सकते हैं कि जो गैसियस स्टेट के अंदर होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम मिलेगा क्योंकि सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्सेज ही काम कर रहे होंगे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और हमेशा मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पर। इसके पर देखिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्लोरीन से आयोडीन के साइड में, तो आयोडीन के अंदर कुछ एक मेटल्स की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है, जैसे लश्चर होता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटेलिक है। ये कुछ एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन ये नॉन मेटेलिक नेचर का ही होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे ज़्यादा जो एंथैल्पी होती है डिसोसिएशन की, जितने स्मॉल साइज का एटम होगा उतना ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहेगी, तो उसके अंदर डिसोसिएट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, क्योंकि F के बीच में F2 मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो दोनों के बीच में बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहेगी, और उनको सेम सिमिलर साइज है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो उसको डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज होता है उसका और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए उसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो
थर्ड नंबर के ऊपर आ जाती है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी रहेगी? क्लोरीन की रहेगी, क्योंकि इसका साइज भी कंपेरेबली फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। साथ में इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चांसेस भी कम होते हैं साइज बड़े होने की वजह से। तो फ्लोरीन किस नंबर पे आ गया? थर्ड नंबर के ऊपर। कलर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से गया यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उससे, किसी अमाउंट के अंदर एनर्जी ली और वो तुरंत कहाँ पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जब तक एनर्जी है तब तक तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेगा, लेकिन जैसे ही एनर्जी कम होने लगेगी वापस क्या करेगा? ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में ये इमिट करता है, और इस वजह से जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सारे के सारे कलरफुल होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो फ्लोरीन और क्लोरीन को हम कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है इसके अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज ये सारे के सारे किस में सॉल्युबल रहेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। किस में सॉल्युबल रहेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन अगर वाटर के कांटेक्ट में आए तो ये क्या कर देंगे? उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद सॉल्युबिलिटी का तो कंसेप्ट ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, किस किस तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं? अब देखिए, अगर क्लोरीन बॉन्ड बनाता है सोडियम के साथ में, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो बॉन्ड कैसा रहेगा? आयनिक नेचर का रहेगा। कैसे नेचर का रहेगा? आयनिक। लेकिन अगर बॉन्ड बनता है इन बिटवीन एक्स एक्स, यानी हेलोजन हेलोजन के बीच में, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बना, या फिर बनता है एच एक्स के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन है फ्लोरीन है, इस तरीके के अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो ये कैसे नेचर के रहेंगे? ये रहेंगे कोवेलेंट नेचर के। ओके, कैसे नेचर के रहेंगे? कोवेलेंट नेचर के। यानी अगर कभी भी हेलोजन बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल के साथ में, अगर मेटल के साथ में बना रहा है तो कैसा रहेगा? आयनिक। अगर नॉन मेटल के साथ में बना रहा है तो कैसा रहेगा? कोवेलेंट नेचर का रहेगा। तो ये कंप्लीट आपकी फ्लोरीन फैमिली के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी करैक्टरिस्टिक्स थे इसके, वो सारे मैंने बता दिए हैं आपको। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इन्हें आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर ले, और साथ में जो नोट्स के अंदर विद एग्जाम्पल इन्हें लिख लें। एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं आए हैं इसमें। एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का खास ध्यान रखना है, और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दो चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन वगैरह के साथ में।